नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। ये खबर दोपहर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ईवीएम वीवीपैट मामले में कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। विपक्षी दलों ने की थी 50% ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग। कोर्ट ने 5 पोलिंग बूथ के वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के पुराने फैसले को रखा बरकरार। लोकसभा से छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में रैली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अंबेडकर नगर में जनसभा। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली। पांचवें चरण में करीब 64% मतदान। पश्चिम बंगाल में 79% से ज्यादा वोटिंग। मध्य प्रदेश में 69, झारखंड में 65 और राजस्थान में 64% डाले गए वोट। 424 सीटों का मतदान पूरा। म्यांमार में रॉयटर्स के 2 पत्रकार रिहा। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में दोनों पत्रकारों को सुनाई गई थी 7 साल कैद की सजा। राष्ट्रपति का रिहा करने का आदेश। और अमेरिका चीन व्यापार वार्ता पर गहराया संकट। चीन के साथ कारोबारी घाटे बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अब नहीं होने देंगे हर साल $500 अरब का नुकसान। लोकसभा चुनाव के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर अहम सुनवाई हुई। विपक्षी दलों की तरफ से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका को टीडीपी और कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। इन दलों की मांग थी कि 50% वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 बूथ के ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के औचक मिलान करने को कहा था। आयोग ने इस आदेश को मान भी लिया था, लेकिन एक बार फिर से पुनर्याचिका दायर की गई विपक्षी दलों की ओर से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक असेंबली सेगमेंट से 5 की वृद्धि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, यानी 5 गुना बढ़ाया है। लेकिन हमारी याचिका आज पुनर्विचार की ये थी कि यद्यपि आपने सैद्धांतिक रूप से हमारे सिद्धांत को मान लिया है, यानी हौसला बढ़ाने के लिए, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि ये नंबर बढ़े। ये भी आपने कहा है कि नंबर वायबल होना चाहिए। ये हमारे शब्द नहीं है, उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। फिर भी आपने जो आंकड़ा दिया है वो 2% से भी कम है, यानी 2% वीवीपीएटी मशीन से भी कम है। ये हमने विनम्रता से कहा है हमारे लिखित पुनर्विचार याचिका में कि ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। इसलिए हमने कहा है कि यद्यपि हम 50% मांग रहे हैं, 33 नहीं तो 25% वृद्धि होनी चाहिए। और आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम मिदनापुर में रैली को संबोधित किया है। उन्होंने यहां पर टीएमसी पर निशाना साधा और कहा कि ये चुनाव देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया उसके लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन बंगाल में ये चुनाव लोकतंत्र की बहाली और ममता दीदी की सत्ता से मुक्ति के लिए लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता बीजेपी के साथ है। देश भर में चुनाव मोदी जी ने जो काम किया, गरीबों के लिए काम किया, देश के लिए जो काम किया, इसके लिए लड़ा जा रहा है। मगर बंगाल के अंदर ये चुनाव बंगाल की डेमोक्रेसी के लिए लड़ा जा रहा है। बंगाल को ये ममता दीदी के संतरास से मुक्त करने के लिए लड़ा जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ममता दीदी कितना भी अत्याचार कर लो,
हमारी रैलियों को रोकने का प्रयास कर लो, झूठ फैलाओ, कुछ भी कर लो, मगर 23 तारीख को 23 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस के राज में नामुमकिन था वो आज मुमकिन हो चुका है। देश की सुरक्षा का हो या विकास का मसला, हर क्षेत्र में ईमानदारी के साथ काम हुआ है। 23 मई को जब फिर से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आएगी तो हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा आएगा। ये सड़कें बनी हैं, बिजली मिली है, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, गरीबों को मकान मिले हैं, हर घर को शौचालय देने की योजना हुई है। और तो और 2 साल पहले एक किसान गेहूं उत्पादन करता था, 1 क्विंटल गेहूं का दाम 900 से 1000 रुपए भी नहीं मिलता था। आज कोई किसान अपने खेत में गेहूं उत्पादन करेगा, भाइयों बहनों, क्रय केंद्र में जाइए, तुलवाइए, पर्ची ले लीजिए, 48 घंटे के अंदर 1860 रुपए उसके खाते में पहुंच जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 7 राज्यों के 51 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव संपन्न हो गया और इस चरण में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक रहा। इसके साथ ही अब तक 424 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर वोट डाले गए हैं। अनंतनाग सीट पर तीसरे और अंतिम दौर का भी मतदान संपन्न हो चुका है। इस दौर में 674 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। और चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में कुल 64.04% मतदान हुआ और इस दौर में पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 79.43% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां 12 लोकसभा सीटों पर 63.73% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ जिसका प्रतिशत 57.93% बताया जा रहा है। और इसी दौर में मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर 68.98% मतदान दर्ज किया गया है और बिहार की 5 लोकसभा सीट पर 57.76% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। झारखंड के बारे में भी बताते चले, 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर 65.12% मतदान दर्ज किया गया है। If you see how many number of people voted as compared to 2014 in 2019 for the first 4 phases, it is nearly 6 crore more number of voters have voted. So if I give you the exact number, 5.94 crore number of more voters have actually participated vis-a-vis 2014 in 2019 first 4 phases. So that shows that how much is the optimism and how much is the participation. And if I also would like to be very happy to share with you that the women voters have really come out in a big number. And in these 4 phases, 20 crore number of women voters have actually voted. If you see the third gender, 6,389 number of third gender people they have participated. And if you see in absolute percentage figure, for first 4 phases, the voting percent up to 4th phase is higher by 1.09%. So if you add all the 4 phases of 2014 and 2019, the increase voting percentage wise is 1.09%. I now come to the 5th phase, and in today's 5th phase, total number of 8.77 crore electors they were eligible today to participate in the 5th phase.
If I give you the breakup, it is 4.63 crore male electors, 4.14 crores women electors, female electors, and 2,119 third gender. They were eligible to participate. लोकसभा चुनाव का 5वां दौर में जहां सभी राज्यों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई। पश्चिम बंगाल नदिया जिले के बनगांव में बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। बीजेपी और सीपीएम ने टीएमसी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है और कई बूथों पर फिर से मतदान की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हो रहे चुनाव में 5 चरण का मतदान हो चुका है। अब सिर्फ 2 चरण बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में छठा चरण काफी महत्वपूर्ण रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई सियासी बयार अब पूर्वांचल तक पहुंच गई है। अंतिम 2 चरण के मतदान पूरी तरह से पूर्वांचल पर केंद्रित हैं। छठे चरण में 12 मई को उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल है। इन 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी को 2014 में जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। तो छठे चरण में 12 मई को हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। हरियाणा की अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद सीटें शामिल हैं। हरियाणा में चुनाव अब कुछ ही दिन यहां बचे हैं और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। हरियाणा में इस बार सियासी समीकरण काफी बदल गए हैं। कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। सीधी लड़ाई के बजाय जेजेपी, आप गठबंधन और आईएनएलडी की मौजूदगी से यहां मुकाबला रोचक हो गया है। कहीं पर चतुष्कोणीय संघर्ष भी नजर आ रहा है। और आइए रुख करते हैं सिरसा का, जहां मौजूद हैं मेरे सहयोगी रविंद्र। जिस तरह से कहा जा रहा है कि चतुष्कोणीय है हरियाणा में मुकाबला, किस तरह से देखें, जो क्षेत्रीय दल हैं वो किस तरह से टक्कर दे रहे हैं बड़ी राजनीतिक दलों को? देखिए अभिलाषा, जिस तरीके से 2014 में 7 सीटें जीतकर लोकसभा की बीजेपी ने बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर एक एंट्री की थी, उसके बाद से यहां के सियासी समीकरणों में काफी बदलाव आया है। सिरसा का जो लोकसभा क्षेत्र है, जिससे तमाम चारों राजनीतिक दल जो यहां सक्रिय हैं, उनके अध्यक्ष उन इलाकों में रहते हैं। अशोक तंवर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सुभाष बराला भी उसी के रहने वाले बीजेपी के जो नेता हैं। जेजेपी और चौटाला का वो परंपरागत तौर पर सिरसा एक बड़ा गढ़ रहा है और विधानसभा की अधिकांश सीटों पर उनके उम्मीदवार उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में जीते थे। देखिए, जो पिछले 5 दशक से हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने वाले जो मुख्य तौर पर अगर 4 परिवारों की बात की जाए, जिनमें भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार है, वो अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव मैदान में हैं। तो जो जितनी करीब 5 सीटें ऐसी है जहां पर उन परिवारों के सीधे तौर पर जो आज के वारिस हैं राजनीतिक तौर पर, वो चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। जिनमें अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार सबसे हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है, जहां पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, देवीलाल के पर पोते चुनाव लड़ रहे हैं और भजनलाल के पोते चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो सोनीपत और रोहतक से हुड्डा परिवार के बाप बेटे वो चुनाव मैदान में हैं। कुरुक्षेत्र से भी ओम प्रकाश चौटाला के एक पोते चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से सियासी समीकरण जो है, हर सीट एक हॉट सीट की तरह देखी जा रही है। लेकिन बड़ा जो अगर बताएं कि बहुत जो कड़ा मुकाबला है, तो वो कांग्रेस और बीजेपी पर है। अधिकांश सीटों में कुछ वोटों की सीट्स जो हैं वहां पर जेजेपी और आईएनएलडी
वो किसी तरीके से जो कांग्रेस बीजेपी के सेंध लगा सकती है। चलिए रविंद्र, आप वो देखा जा नजर रहा बनाए है। रखें और हम आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। हरियाणा में चुनावी समीकरण किस तरह के हैं वो सीट दर सीट जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो जैसा कि प्रचार जोरों पर है, आपको बता दें कि राहुल गांधी आज झारखंड के चाईबासा में रैली कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं वहां का। आपके जेब में से पैसा निकलवाया, माताएं बहनें आई हैं, आपके घर में से पैसा निकाला, लाखों करोड़ रुपए चौकीदार ने आपके घर से निकाले, आदिवासियों के घर से निकाले, किसानों के घर से निकाले, मजदूरों के घर से निकाले, बेरोजगार युवाओं के घर से निकाले। और अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए उसको दिए। दिल्ली की सभी सीटों पर छठे चरण में चुनाव होना है और नई दिल्ली लोकसभा सीट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन लोगों के मुद्दे और मतदान को लेकर उनके रुख क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट। आइए जानते हैं क्या है यहाँ के मतदाताओं की मन की बात। ये ऊंची ऊंची इमारतें, रिहायशी कॉलोनियाँ, कनॉट प्लेस का बाजार, ये है लुटियन दिल्ली का इलाका जो कि नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। ये वो इलाका है जहाँ दिल्ली के उच्च मध्यम और मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। आमतौर पर क्षेत्र में हर सामान्य जन सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन वाहन पार्किंग और सीवर लाइन जैसी समस्याएं भी हैं। मैं यहाँ 30 सालों से रह रही हूँ। यहाँ सब समस्या बस सिर्फ पार्किंग की है और सीवरेज की है। हमारी कुछ एरिया यहाँ है कलाली बाग मस्जिद कंपाउंड गोल मार्केट, न वहाँ बिजली की सुविधाएं न पानी की सुविधाएं, कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही और काफ़ी परहेज करते रहते हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सरोजनी नगर जैसे इलाके भी हैं, जहाँ व्यावसायिक और रिहायशी इलाके साथ साथ हैं। यहाँ रोजाना पर्यटकों और खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से आ रही हूँ और ये बहुत अच्छी जगह है, वेरी रीज़नेबल, और यहाँ के लोग भी ठीक है, मतलब सेफ फील करती हूँ, मतलब कोई इनसिक्योरिटी नहीं लगती मुझे। उच्च मध्यम वर्ग में मतदान को लेकर उदासीनता रहती है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने जागरूकता बढ़ाने के विशेष इंतजाम किए हुए हैं। वहीं ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर भी मतदाता खुश हैं। जो वीवीपैट मशीन जो अब आई है उससे बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि जो लोग बटन दबाते थे उसमें ये पता नहीं चलता था कि किसको हमारा वोट जा रहा है। जो प्रिंट आउट निकल के आएगा उससे भारत के भविष्य के फैसले में हमें बहुत सहयोग मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ये पता चलेगा कि हमने अपना जो वोट दिया है किस सरकार को दिया है। वोट देना बहुत ज़रूरी है हर नागरिक के लिए, हर देशवासी के लिए, क्योंकि ये भारत का भविष्य है, आने वाला कल। कहते हैं हम विकास की ओर जा रहे हैं। सभी लोगों को वोट का, अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, वोट देना चाहिए। जिसको जो अच्छा लगता है उस नेता को वोट देना चाहिए। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा के 10 क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम और ग्रेटर कैलाश विधानसभा शामिल हैं। इस बार बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी को एक बार फिर मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने फिर से अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने ब्रजेश गोयल को टिकट दिया है। अंकुर श्रीवास्तव, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका आर्थिक और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और अमेरिकी समकक्ष विल्बर रॉस के बीच बातचीत के बाद बयान में कहा गया है कि बीते साल दोनों देशों के बीच वस्तु और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में 12.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के उनके अमेरिकी समकक्ष विल्बर रॉस के साथ सोमवार को हुई बैठक में भारत की ई वाणिज्य नीति, डेटा के स्थानीयकरण और अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों पर ऊंचा शुल्क लगाए जाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच चिकित्सा
चिकित्सीय उपकरण, निजी डेटा संरक्षण विधेयक, रिजर्व बैंक की सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री, भुगतान कंपनियों के लिए डेटा के स्थानीयकरण, वीजा संबंधी मुद्दे, अमेरिका की विमानन कंपनियों द्वारा हवाई अड्डों पर जमीनी सेवाओं का परिचालन, बौद्धिक संपदा अधिकार और विमान यात्री सुरक्षा प्रणाली जैसे मुद्दों को लेकर अमेरिका की आपत्ति को लेकर भी चर्चा हुई है। और उधर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता टूटने की आशंका के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन के साथ कारोबारी घाटे को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ व्यापार पर हर साल अमेरिका को $500 अरब का नुकसान होता है और वो इसे अब और नहीं होने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामान पर शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी है और इन खबरों के बाद चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 5.58% नीचे आ गया। ट्रेड वॉर की आशंका के मद्देनजर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच IMF प्रमुख ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जारी व्यापार युद्ध से विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमय खलीलजाद ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की है और उन्हें अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया की प्रगति के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने और विकास करने में सभी क्षेत्रीय पक्षकारों की भूमिका पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ काम करेगा। उधर म्यांमार ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार वा लोन और क्वाय सोए ओ को रिहा कर दिया है। देश के गोपनीयता कानून के उल्लंघन के आरोप में वा लोन और क्यासो को दोषी ठहराया गया था। गौरतलब है कि दोनों पत्रकारों को यंगून से 12 दिसंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में बीते सितंबर महीने में दोनों पत्रकारों को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इन दोनों को सजा दिए जाने की दुनिया भर में आलोचना हुई थी और इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया गया था। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित वा लोन और क्वाय सोए ओ को हजारों कैदियों के साथ रिहा किया गया है, जिन्हें नए साल के मौके पर राष्ट्रपति ने रिहा करने का निर्देश दिया है। म्यांमार में हर नए साल के मौके पर राष्ट्रपति कैदियों की सजा माफ करते हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित 4 धामों की यात्रा की शुरुआत हो गई है। गंगोत्री मंदिर के कपाट और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट जहां 9 मई को खुलेंगे, वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को खुलेंगे। सर्दियों में भारी हिमपात और भीषण ठंड की चपेट में रहने के कारण 4 धाम के कपाट हर साल अक्टूबर और नवंबर में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी हैं। मुबारक महीने रमज़ान की शुरुआत हो गई है। कल शाम को रमज़ान के समय पढ़ी जाने वाली ख़ास तरावीह की नमाज पढ़ी गई। लोग इस महीने में रोज़ा रखते हैं और इबादत में अपना वक्त गुजारते हैं। बाज़ारों में ख़ास रौनक है। सिवई, खजला और फेनी की मांग ज़ोरों पर है। 30 दिनों के रोज़ों के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पवित्र महीने के शुरू होने पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि रमजान का पावन महीना समाज में सौहार्द, खुशहाली और भाईचारा बढ़ाए। आज विश्व अस्थमा दिवस है। विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में घोषित किया गया। अस्थमा के मरीजों को आजीवन कुछ सावधानियां अपनानी पड़ती हैं। वातावरण में मौजूद नमी अस्थमा के मरीजों को कई प्रकार से प्रभावित करती है। अस्थमा यानी दमा आज एक आम सी बीमारी बन गई है। ये सांस से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके पीछे वजह है सांस की नली में सूजन या पतलापन आ जाना, जिसके कारण मरीज को फेफड़ों पर ज्यादा दबाव महसूस होता है।
ऐसे में सांस लेने पर दम फूलने लगता है, खांसी होने लगती है और सीने में जकड़न के साथ साथ आवाज भी आने लगती है। अक्सर अस्थमा के अटैक आते हैं। यूं तो सांस फूलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कारण अस्थमा यानी दमा ही है। अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है, यानी छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अस्थमा अपनी चपेट में ले सकता है। इस रोग के लिए पर्यावरण प्रदूषण और आनुवंशिक कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में इसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में सामान्य व्यक्ति की श्वास नलिकाएं भी मामूली से सिकुड़ जाती हैं। इसलिए इस दौरान अस्थमा की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। लक्षणों के आधार पर अस्थमा दो तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक अस्थमा। बाहरी अस्थमा परागकणों, पशुओं, धूल, गंदगी, कॉकरोच आदि के कारण हो सकता है, जबकि आंतरिक अस्थमा कुछ केमिकल्स के शरीर के अंदर जाने से होता है, जिनमें बढ़ता प्रदूषण, सिगरेट का धुआं आदि इसकी बड़ी वजह है। आमतौर से इस बीमारी का मुख्य असर मौसम के बदलाव के साथ दिखता है। रोज इनहेलर लेने से अटैक पड़ने से बचा जा सकता है, यानी अगर समय पर इलाज करा लिया जाए और थोड़ा एहतियात बरता जाए तो अस्थमा को काबू में किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।